नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। कभी गुपकार अलायंस की भारत में चर्चा होती है तो कभी यूपीए अलायंस जो पिछले 17 वर्ष से चल रहा है, 18 वर्ष हो गए होंगे लगभग, 17-18 वर्ष से यूपीए अलायंस चल रहा था। अब एक नए तीसरे अलायंस की बात चल रही है। उस तीसरे अलायंस में यशवंत सिन्हा का एक वाइटल रोल दिखाई दिया। अभी वो जो बैठक 2 दिन पहले हुई है वो शरद पवार के घर में हुई है। लोग कहते हैं ये राजनीति के आज के चाणक्य हैं। कितने बड़े चाणक्य हैं ये बात पता नहीं, वो झेल पाएंगे या नहीं, या झेल पाए या नहीं, कि वो दो बड़े पॉलिटिकल ग्रुप से एक साथ लड़ पाएंगे कि नहीं। क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल ग्रुप जो उनके ही पूर्व पितामहों का है, जिसको यूपीए कहते हैं, और जिनके प्रति उनकी सदैव श्रद्धा रही, ऐसी सोनिया जी उसको हेड करती हैं। और उनको याद ही होगा कि सोनिया जी जिस समय सत्ता में आई, या सत्ता में आने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए जब वो सामने बढ़कर आई, तो शरद पवार, माधवराव सिंधिया का क्या हुआ हमको मालूम है, राजेश पायलट का क्या हुआ हमको मालूम है, जितेंद्र प्रसाद का क्या हुआ, उनके बेटे हाल ही में पार्टी छोड़कर गए हैं, ये भी हमको मालूम है। और इसके अलावा सीताराम केसरी का क्या हुआ ये भी हम सबको मालूम है। और पीएस संगमा, अर्जुन सिंह और शरद पवार, एनडी तिवारी, ये लोग पार्टी छोड़कर चले गए। इन्होंने एक नया फ्रंट बनाया था उनके खिलाफ, और वो फ्रंट भी उस समय चल नहीं पाया। इसी को आप एनसीपी आज की तारीख में कहते हैं, नेशनल कांग्रेस पार्टी। खैर, वो श्रद्धा तो उनकी उनमें रहेगी, लेकिन उन्होंने बीजेपी के खिलाफ यूपीए ज्वाइन किया। यूपीए में भी चाणक्य की भूमिका, ऐसा कहते हैं कि वो रहे, जहां असंतुष्ट रहे वहां असंतुष्टों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से उनका एक वाइटल रोल रहा। अब सवाल ये आता है कि शरद पवार ने एक प्रयास पीछे किया था, और वो प्रयास ये था कि वो यूपीए के चेयरमैन के रूप में उभर कर आएँ और सोनिया जी को वो मात दे सकें। लेकिन हम सब ने देखा कि जैसे ही उनका नाम चला, और संजय राउत ने भी उनको नेता मानने के लिए स्वीकृति दी, और मेरे कहने का मतलब शिवसेना ने और बाकी कांग्रेस के लीडर्स ने भी ऐसा कहा, और दूसरे अलायंसेस के दूसरे यूपीए के जो दूसरे पार्ट हैं उन्होंने भी कहा। तो फिर बम्बई में या महाराष्ट्र में एक बड़ा कांड हुआ, जिसको परमवीर सिंह कांड कहते हैं। परमवीर सिंह ने का ट्रांसफ़र करना पड़ा। उन्होंने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी में शरद पवार और उनकी पार्टी बुरी तरह फंस गई। शरद पवार यूपी का चेयरमैन तो बनना ख्वाब उन्होंने छोड़ दिया, अब एनसीपी बचाना और जो महाअगाड़ी गठबंधन है महाराष्ट्र का, उसको बचाने में वो जुट गए। खैर, वो महाअगाड़ी गठबंधन को तो बचा ले गए, लेकिन वो यूपीए के चेयरमैन बनना, ये यूपीए की अध्यक्षता करने का ख्वाब भूल गए। अब जब वो पीछे हट गए, क्योंकि परमवीर सिंह कांग्रेस का एक मोहरा हुआ करता था, और कांग्रेस के इस मोहरे ने पूरी की पूरी शिवसेना सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। यानी कि एक समय पर कांग्रेस अध्यक्ष का प्रयास शरद पवार ने किया, तो उनका क्या है शुरू हुआ सब देख रहे हैं। दोबारा उन्होंने प्रयास अभी यूपीए के चेयरमैन के रूप में बनने का किया, तो भी उनका क्या है शुरू हुआ वो भी दिखाई दे रहा है। अब तीसरा प्रयास, बीजेपी के एक लीडर जो अपने आप को व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति से मतलब ये होता है कि कोई भी पार्टी, खास तौर से आज की बीजेपी पार्टी, जो व्यक्ति से ऊपर है और संस्था बन चुकी है। व्यक्ति तो संस्थाओं में होते ही हैं, कोई ना कोई व्यक्ति तो संस्था को हेड करता ही है। कभी मोदी जी करेंगे, तो कभी अटल जी कर रहे थे, तो कभी अडवाणी जी कर रहे थे, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर रहे थे, तो कभी दीनदयाल उपाध्याय कर रहे थे, और कभी और कुछ लोग कर रहे थे। यानी कि कोई पार्टी बनी है या कोई संगठन बना है तो उस संगठन का एक मुखिया होगा ही। लेकिन संगठन की खास बात यह है कि क्या संगठन की अपनी एक विचारधारा है। अच्छा खराब, तेज स्पीड में, कम स्पीड में, ज़्यादा स्पीड में काम करना अलग बात है। तुरंत निर्णय लिया या निर्णय लेने में देर करी, या निर्णय को पलटने में देर करी, ये विषय हो सकते हैं लोगों की चिंता के। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ये जो चिंता के विषय हैं, इन विषयों में क्या कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है इस
पार्टी के अंदर कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जिसका निर्णय पार्टी न करे, जिसका निर्णय संगठन न करे, और वो कहे कि मैं निर्णायक भूमिका में आऊंगा और मैं निर्णायक भूमिका में हूं। और जब ऐसा ना उसको करने का अवसर मिले तो फिर वो पार्टी छोड़कर जाए, विद्रोह के स्वर अपनाए, और जितने भी चिरकुट टाइप के नेता देश के हो सकते हैं, चिरकुट टाइप के नेता मैं इसलिए कहता हूं, छोटे हो या बड़े, स्टेट पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, और स्टेट के भी अंदर की कोई नई पार्टी हो और उनको लगे कि नहीं ये पार्टी 2 कदम आगे चल सकती है या इसको भड़काया जा सकता है बीजेपी के खिलाफ, ये इनके प्रयास कर सकते हैं, उनके साथ खड़े हो जाना। ऐसे नेताओं में चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो और चाहे वो यशवंत सिन्हा हो, यशवंत सिन्हा ने इन कारनामों, शत्रुघ्न सिन्हा का हाल हमने देखा कि कभी उनकी पत्नी कांग्रेस से चुनाव लड़ती हैं तो कभी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं वो, तो कभी वो खुद कभी किसी गठबंधन में और कभी किसी गठबंधन में, यानी कि उनको लगा कि उनका व्यक्तित्व तो समाज या संगठन से भारी है, नतीजा निकला कि वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही दूसरे यशवंत सिन्हा और उनके बेटे को, क्योंकि बीजेपी ने पार्टी पॉलिटिक्स में एक नीति अपनाई और उनका एक परिवार से एक दायित्व, अब एक परिवार से एक दायित्व, तो यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा को फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया गया उस समय। वो अच्छे खासे चलते रहे, लेकिन यशवंत सिन्हा ने इतनी आग बोई कि उनको लगा कि मेरे बेटे के बजाय मुझे प्रिवेल करना चाहिए और मैं सत्ता में और मैं प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हूं। परिणाम ये निकला कि उन्होंने स्वयं पार्टी छोड़कर अपना रास्ता अपना लिया और अब वो छोटे छोटे गठबंधनों को, छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा करते घूम रहे हैं। उनको लगता है कि उनका व्यक्तित्व जो संगठन है या संगठनात्मक विचार है उस विचार के ऊपर प्रिवेल कर जाएगा, और ये करते करते वो ये भी भूल गए कि वो एक ऐसी पार्टी के सदस्य थे जिसका अपना एक विचार है, जिसमें व्यक्ति प्रिवेल नहीं करता। व्यक्ति तब तक ही प्रिवेल करता है जब तक कि संगठन ने उसको दायित्व दे रखा। जिस दिन संगठन उसका दायित्व हटा देगा उस दिन वो सिर्फ मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर्स ऐसे देश में हैं जो अभी भी मार्गदर्शन मंडल में हैं। यानी कि मैं बीजेपी की बात अगर करूं तो अटल जी भी एक समय पॉलिटिक्स छोड़कर चले गए थे, और अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जो प्रखर पॉलिटिशियन आज से 20 साल पहले हुआ करते थे, वो सब मार्गदर्शन मंडल में हैं। क्यों? क्योंकि संगठन ने तय किया कि नरेंद्र मोदी जी को हम सत्ता दे रहे हैं और उनको हम सत्ता में बिठा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी या उनके जैसे लोगों का जो सत्ता में हैं, जो इस समय संगठन में हैं, उनका दायित्व भी है कि पार्टी को टूटने दें, पार्टी के ऊपर कुछ कार्रवाइयां करें और पार्टी को एक रास्ता दिखाएं, और जब वो सरकार में आए तो सरकार में भी वो रास्ता दिखाएं और वो अग्रणी भूमिका में हों, जो वो मुझे लगता है कि कर रहे हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा को ये महसूस नहीं हुआ और यशवंत सिन्हा जी ने बहुत कुछ करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसी विचार के जिस विचार से वो निकले थे उस विचार के उल्टे चलना शुरू कर दिया। एनसीपी के विरुद्ध, वो एनआरसी के विरुद्ध, सीएए के विरुद्ध भी वो रोड पर चले आए। और उसी समय एक गठबंधन बना था जिसको राष्ट्र मोर्चा कहा गया था। राष्ट्र मोर्चा उस समय मनीष तिवारी ने बनाया था, और मनीष तिवारी का ऐसा मानना था कि देश में माहौल बनाने के लिए एक मोर्चे की आवश्यकता है। जो कुछ राइटर्स हैं, लिखने वाले लोग हैं, जो सोशल मीडिया के चलाने वाले लोग हैं, या जिनसे पब्लिक ओपिनियन बनती है, ऐसे प्रोफेसर्स, वामपंथी प्रोफेसर्स, या फिर और जो मोदी का विरोध कर सकते हैं या जो देश का विरोध कर सकते हैं, ऐसे लोगों को इकट्ठा करके चलना चाहिए। वो राष्ट्र मोर्चा बैठना शुरू कर देता है और राष्ट्र मोर्चा की बैठकें शुरू हो जाती है। उस समय मनीष तिवारी ने ये आइडिया रखा था और मोदी सरकार के विरुद्ध, यानी कि अपोजिशन के लगभग सारे लीडर्स उसमें शामिल हुए। हाँ, मैं उनकी बात नहीं करता, हो सकता है समाजवादी पार्टी ना हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी में लेखन वेखन तो कुछ होता नहीं, वो तो लाठी और डंडे की भाषा मानते हैं। हो सकता है बहुजन समाज पार्टी को भी उन्होंने शामिल ना किया हो, या किया भी होगा तो हाशिए पे रखा इन पार्टियों को। और उस मोर्चे ने सोशल मीडिया या राइटर्स ने लिखना पढ़ना शुरू किया और एक देश में माहौल खराब करने का पूरा प्रयास करता रहा। यानी कि वो सीएए, एनआरसी का विरोध करता रहा और मोदी सरकार की जो राष्ट्रीय पॉलिटिक्स थी, पॉलिसियां थी, उन पॉलिसियों का विरोध करता रहा। अब जब शरद पवार को यूपीए के चेयरमैन के रूप में नहीं स्वीकार किया गया और घटना घटित कर दी गई
परमवीर सिंह के रूप में, और एक होम मिनिस्टर को अपनी सीट गंवानी पड़ी। इसके बाद फिर शरद पवार को कुछ जागा और यशवंत सिन्हा के नेतृत्व में या उनके आह्वान पर इस मोर्चे का पुनः बैठक हुई, वो भी शरद पवार के घर में। मैं आपको बता दूं कि उनका कहना है कि ये नॉन पॉलिटिकल था, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये पॉलिटिकल बैठक थी। नॉन पॉलिटिकल इसलिए नहीं कह सकते उसको क्योंकि नॉन पॉलिटिकल जब तक वो रही तब तक ये जो पार्टियां हैं अपोजिशन की, इनके मुख्य कार्यकर्ता इसमें नहीं थे। मुख्य कार्यकर्ता मतलब उनके अध्यक्ष और स्वयंभू पॉलिटिशियन मतलब अकेले पॉलिटिशियन परिवार पर राजनीति चलेगी, चाहे वो शरद पवार अजीत पवार की राजनीति की बात करें या फिर लालू और उनके बच्चों की राजनीति की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की बात करें। खासतौर से उसमें जो भूमिका थी वो अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो तो मास्टरमाइंड है देश को गुमराह करने के, और इसी प्रकार ममता बनर्जी भी, वो भी मास्टरमाइंड है कुछ भी बोलने के लिए, और ऐसे लोगों को इकट्ठा करना। अब मैं आपको बताऊं कि उस समय तक कभी संजय सिंह आते थे तो कोई रेणुका चौधरी आती थी, मतलब कोई मुख्य लोग उसमें नहीं आते थे। लेकिन कल, और उसमें कांग्रेस भी थी, जब राष्ट्र मोर्चा की बात करते थे तो उसमें कांग्रेस भी थी, लेकिन अभी जो बैठक हुई शरद पवार के घर में, उसमें कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था। अब कांग्रेस का, जब राष्ट्र मोर्चा कांग्रेस के मनीष तिवारी ने ही बनाया था और कांग्रेस का कोई रिप्रेजेंटेशन उसमें ना हो और राहुल गांधी को वो कहानियां जाननी पड़े, उनको बैठक करनी पड़े ये जानने के लिए कि आखिर उसमें हुआ क्या था, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और थर्ड और फोर्थ फ्रंट की बात करें, इसमें जो बातें सामने आई उसमें प्रशांत किशोर की भी भूमिका सामने आई। अब प्रशांत किशोर जब उस बैठक में गए होंगे और शरद पवार से पहले वो मिले, फिर उस दिन मिले, और ये यशवंत सिन्हा ने बिठाया, तो क्या ये राष्ट्र मोर्चा जो मनीष तिवारी ने बनाया था वही रोल प्ले कर रहा है? और वो रोल प्ले कर रहा था तो कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया गया? कांग्रेस को इसलिए नहीं बुलाया गया कि कांग्रेस ऑलरेडी यूपीए को हेड करती है, इसलिए कांग्रेस को अगर बुलाओगे तो ये थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट की जो बात कर रहे हो वो तो खटमंडल में पड़ जाएगा। थर्ड फ्रंट का मतलब है बीजेपी का एक फ्रंट, कांग्रेस का दूसरा फ्रंट, और उन्हीं दोनों को छोड़कर एक तीसरा फ्रंट बनाना। तो क्या ये तीसरा फ्रंट आज की तारीख में सरवाइव कर सकता है? मुझे लगता है कि ये एक बड़ी समस्या है। तो जब यशवंत सिन्हा ने ये बैठक बुलाई तो यशवंत सिन्हा ने जो चर्चाएं उसमें की और सरकार को कैसे घेरा जाए, सरकार को कैसे क्रिटिसाइज किया जाए, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद जो प्रेस वाले तो प्रेस वाले हैं, मीडिया ने पूछना शुरू किया, लोगों को जागरूकता थी कि आखिर क्या हुआ होगा इस बैठक में, आखिर थर्ड फ्रंट या फोर्थ फ्रंट की जो चर्चा हुई वो फलीभूत हुई या नहीं हुई, आखिर यूपीए डाउन जाएगा, आखिर क्या यशवंत सिन्हा अब नए लीडर बनना चाहते हैं अपोजिशन के? तो जब सवाल किए गए तो सबसे पहले प्रशांत किशोर जो पहले मिले थे, प्रशांत किशोर ने हाथ उठा लिया, पहले थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की कोई चर्चा मैं नहीं जानता इसमें होनी थी। शरद पवार, जिनको अभी शौक तो है ही कि वो किसी तरह से यूपीए को रिप्लेस करके और थर्ड फ्रंट या कुछ बना लें, उन्होंने कहा कि भाई मेरा इसमें कोई रोल नहीं, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं और इसमें कोई थर्ड फ्रंट की मेरी चर्चा नहीं। उन्होंने कहा कि कोई थर्ड फ्रंट बनने ही नहीं जा रहा है, कोई ऐसी चर्चा ही नहीं हो रही है, केवल इतनी बात है कि बीजेपी को कैसे घेरेंगे उसके लिए इस पर चर्चा हुई। और मैंने साहब इसको नहीं बुलाया था, ये तो यशवंत सिन्हा ने बुलाया था। यशवंत सिन्हा जाने कि वो क्या हो रहा था। तो यशवंत सिन्हा से जब वार्ता पूछी गई तो वो कुछ भी जवाब देने में सफल नहीं हुए, सक्षम नहीं थे। मुझे लगता है ये पूरा का पूरा जो ये प्रकरण चला, इस प्रकरण में जब वार्ता विफल हो गई और ये हो गया कि आज की बीजेपी को कोई थर्ड फ्रंट, आज की एनडीए को कोई थर्ड फ्रंट नहीं छू सकता। हाँ, उनकी पॉपुलैरिटी कम ज्यादा होती है समय समय पर, लेकिन उनकी विचारधारा से पूरा देश सहमत है। और ये अगर उनकी विचारधारा से कुछ असहमति लोगों की बने तो एक बात से देश बिल्कुल सहमत है कि इनका कोई ऑप्शन नहीं। इनका ऑप्शन नहीं का मतलब ये होता है कि जो देश डिमांड कर रहा है वो ये पूरी कर रहे हैं, इनसे ज्यादा प्रखर हिंदुत्ववादी, इनसे ज्यादा प्रखर राष्ट्रवादी, इनसे ज्यादा प्रखर कोई लीडरशिप आएगी जो
इंप्लीमेंट कर पाएगी, जो काम कर सकती है, जो देश को विकास कर सकती है, वर्ल्ड वाइड सिनेरियो तय कर सकती है, पाकिस्तान चीन को धूल पिला सकती है, देश के अंदर अल्पसंख्यकों की जो समस्या है उसको सॉल्व कर सकती है और हिंदुओं के यानी कि हिंदू राष्ट्र को संरक्षित कर सकती है। तो अगर कोई इनसे ज्यादा प्रखर सामने आएगा तो ही वो टिक पाएगा, अन्यथा इनके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। नाराजगी इस बात की होती है कि मेरी आकांक्षाएं क्यों नहीं पूरी हुई, मैं जो करना चाहता था या मेरी जो डिमांड है उनमें स्पीड क्यों नहीं है। जैसे भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, अब लोगों की चिंताएं हो सकती हैं। दूसरा, सेकुलर शब्द हटाइए, लोगों की चिंताएं हो सकती हैं। तीसरा, बंगाल में 356 लगाइए, चिंताएं हो सकती हैं। चौथा, मुस्लिम तुष्टीकरण जो देश में बाकी चल रहा है, अल्पसंख्यक का स्टेटस खत्म कर दीजिए, लोगों की समस्याएं हो सकती हैं। और इस बात से भी समस्याएं हो सकती हैं कि क्यों नहीं भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते देश में। इस बात की भी चर्चाएं हो सकती हैं कि आप जो देश का माहौल बना हुआ है, इस माहौल में आप ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम से दुनिया भर का चल रहा है, जनसंख्या और ये वो, तो आप जनसंख्या कानून क्यों नहीं ला रहे। इन बात की चिंताएं लोगों की इसलिए हो सकती हैं क्योंकि उनसे लोगों की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। और जब नाराज होते हैं तो नाराज होकर ये नहीं कह रहे कि बीजेपी हटाओ और यूपीए लाओ, नाराज होकर अगर कह भी रहे हैं तो उनको लग रहा है कि प्रखर राष्ट्रवादी अगर इस समय कोई है तो वो योगी जी हैं, जो स्टेट में एक्शन ले रहे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि राज्य बहुत सारे एक्शन ले सकता है, लेकिन केंद्र उस पर बहुत सारे उस तरह के एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि केंद्र को पूरी अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स भी करनी है। मुझे लगता है कि केंद्र में अगर योगी जी बैठ जाएंगे तो भी देश में एक माहौल बनाए बगैर, विश्व में एक माहौल बनाए बगैर वो उतनी तेजी से डिसीजन नहीं हो सकते जितने राज्य में रहते मुख्यमंत्री रहते हुए हो सकते हैं। क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री अगर कोई डिसीजन लेता है या राज्य सरकार कोई डिसीजन लेती है किसी भी विषय पर, तो फिर केंद्र के ऊपर उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। और ये होता है कि भाई देश में तो 35 राज्य हैं, 36 राज्य हैं, इन राज्यों में वो चल रहा होगा किसी एक राज्य में या 2 राज्य में या 3 राज्य में। लेकिन केंद्र अगर इस प्रकार की कोई निर्णय लेता है तो उसका मतलब होता है वो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में उसका प्रभाव पड़ना और अंतर्राष्ट्रीय दबाव आना, और जो मित्र देशों के साथ संबंध बनाने की बात आती है वो सामने आ जाना। हाँ, इजराइल जैसे एक छोटे मोटे देश हो सकते हैं जो कहें कि हमारी पॉलिसी है क्योंकि वो सर्वाइवल की लड़ाई में है वो, लेकिन उनको भी युद्ध विराम करना ही पड़ता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल प्रेशर में। तो अगर हम कहें कि गाजा पट्टी में उन्होंने सेना विड्रॉ कर ली तो इंटरनेशनल प्रेशर में उनको करना पड़ सकता है, लेकिन वो डिसीजन ले लेते हैं पहले। तो फिर मोदी सरकार जैसी देश की बड़ी संसार की बड़े देश की सरकार, इसको भी इंटरनेशनल प्रेशर मानना ही पड़ता है। जो बाइडेन को भी इंटरनेशनल प्रेशर मानना पड़ता है, रशिया को भी इंटरनेशनल प्रेशर मानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस आर द कॉमेडी, एक दूसरे का सम्मान करना और एक दूसरे की बात को सम्मानित करते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करना, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। इसलिए देश की केंद्र की सरकार ऐसा निर्णय ले ये आवश्यक नहीं, लेकिन राज्य सरकारें ले सकती है। तो लोगों को देश में ये लगता है कि केंद्र की सरकार थोड़ी शिथिल हो चुकी है, राज्य में कोई हेमंत बिश्व शर्मा बड़ी तेजी से एक्शन ले सकते हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़ी तेजी से एक्शन ले सकते हैं, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन तो फिर लोगों को जब ऐसा लगता है तो उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है? उनकी एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि बीजेपी हटाओ इनको लाओ, उनकी एक्सपेक्टेशन ये कि योगी जी को बैठा दो। अब देखिए, योगी जी को बिठा दो या हेमंत बिश्व शर्मा जी को बिठा दो और ये होम मिनिस्टर उनको बना दो, इनको बना दो, ये सब चर्चाएं देश में बड़ी तेजी से, और नाराजगी और सब कुछ इसी में निकलता है। क्यों? क्योंकि विचारधारा की जो पॉलिटिक्स चल रही है देश में, राष्ट्र की जो पॉलिटिक्स बन रही है, राष्ट्रवादियों की जो पॉलिटिक्स चल रही है, देश में हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स चल रही है, देश के संरक्षण एंशिएंट कल्चर की जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो पॉलिटिक्स एक विचारधारा है और वो विचारधारा व्यक्ति से ऊपर है। व्यक्ति केवल उस विचारधारा का पोषक हो सकता है, कुछ समय के लिए वो चल सकता है। तो फिर इन सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जिन्होंने इकट्ठा होकर ये सब कुछ रचा, ये इकट्ठा होकर चले, इनको ये बात बिल्कुल साफ कंफर्म हो गई कि भैया आज की तारीख में राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स के विरुद्ध खड़ा होना का मतलब गलत हो जाएगा, आज की तारीख में हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के विरुद्ध खड़ा होना का मतलब गलत हो जाएगा, आज की तारीख में सीए एनआरसी के विरोध में खड़ा होना गलत हो जाएगा। और दूसरा, यूपीए के चेयरमैन तो जानते ही हैं कि जब सोनिया जी कांग्रेस की चेयरमैन बनने जा रही थी तो कितने लोग स्वतः मर गए, उनकी कुंडली में इतने सारे योग हैं, इतने सारा उनका प्रभाव है, और क्या क्या और होता ही होगा वो हम सब जानते हैं कि उस समय 8-10 पॉलिटिकल लीडर बाई चांस या तो मर गए या पार्टी छोड़कर चले गए या क्या क्या हुआ।
तो अब थर्ड फ्रंट की पहली लड़ाई तो यह है कि वो यूपीए को रिप्लेस करेगा, और यूपीए को रिप्लेस यूपीए सरकार बना पाए ना बना पाए, यूपीए खेल खेल पाए ना खेल पाए, लेकिन यूपीए खेल बिगाड़ने में माहिर है और खेल बिगाड़ने के वो स्पेशलिस्ट हैं। कैसे? जैसे कभी चरण सिंह की सरकार उन्होंने बनवा दी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ? तो वो इस तरह की पॉलिटिक्स करने में माहिर हैं। उनके विरुद्ध ये मोर्चा खड़ा होगा, उनके अलायंसेस जो हैं वो अलायंसेस इस मोर्चे में आएंगे। इसलिए ये बैठक होने के बावजूद किसी में इतनी हिम्मत नहीं आई, या उनके पास कोई ऐसा रोड मैप या प्लान नहीं आया जिस प्लान के बाबत वो ये कह सकेंगे ये थर्ड फ्रंट राष्ट्र मोर्चा एग्जिस्टेंस में आ जाएगा और राष्ट्र मोर्चा सरकार चलाएगा। मुझे लगता है कि ये बैठक विफल हो गई, और विफलता के बाद सबने अपने अपने हाथ उठा लिए, फंस गए अकेले बीजेपी के ही द्रोही नेता यशवंत सिन्हा। अपने बेटे की पॉलिटिक्स जयंत सिंह की वो खत्म ही कर चुके हैं, वो तो जयंत सिन्हा की वो खत्म ही कर चुके हैं। क्या आगे होगा पता नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल जग जाहिर है, ये साफ है कि आज की तारीख में जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है उसका कोई ऑप्शन अभी हाल फिलहाल नहीं दिखता। थैंक यू वेरी मच।